नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो कश्मीर को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने कश्मीर में करेवा इलाके में 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर पुलवामा जैसे हमले को होने से रोक दिया है। आतंकियों ने इन विस्फोट को पानी की टंकियों में छिपा कर रखा था। जिस जगह पर ये विस्फोटक पाए गए उसके पास ही बीते साल पुलवामा में हमला हुआ था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक एक नेशनल हाईवे के पास बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान सुबह करीब 8 बजे पानी की एक टंकी से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि विस्फोटक के 416 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें हर एक का वजन 125 किलोग्राम था। अधिकारियों के अनुसार इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और एक दूसरी टंकी के पास 50 डेटोनेटर बरामद किए गए और इन विस्फोटकों को सुपर 90 या फिर S90 के नाम से जाना जाता है। यानी कि फिर से एक बहुत बड़ी साजिश रचने वाले थे ये आतंकी और समय रहते भारतीय जवानों ने इनका भांडाफोड़ कर दिया और करीबन 52 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया। अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो DRDO को लेकर आ रही है। दरअसल DRDO ने परीक्षण के दौरान पिछले हफ्ते राजस्थान के पोखरण में हुई अंडर डेवलपमेंट हवित्जर से हुई दुर्घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। यह हादसा पिछले हफ्ते हुआ था। निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा और भारत फोर्स के साथ एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित कर रही है। DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि हम दुर्घटना की वजहों का पता लगा रहे हैं और ये किसी भी तरह से परियोजना को झटका नहीं है। इस तोप ने 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर गोले दागने की क्षमता दिखाई है। सेना में एक बार शामिल होने के बाद ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे उन्नत और सक्षम तोपों में से एक होगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा क्षेत्र में 74% यानी कि 74% FDI को लेकर। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक मार्ग से 74% का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की मंजूरी दे दी है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन मिशन यानी कि DPIIT ने इस बारे में जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतः मंजूरी मार्ग से 39% FDI को मंजूरी दी थी। हालांकि एक बात और सामने भी आई है। इसमें कहा गया है कि रक्षा के क्षेत्र में FDI राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रहते हुए होने वाली जांच पर निर्भर करेगा और सरकार इस क्षेत्र में ऐसे किसी भी FDI की समीक्षा का अधिकार अपने पास सुनिश्चित रखेगी जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने का संदेह हो। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि मौजूदा FDI पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है और चीन ने पहली बार ये बात एक्सेप्ट की है दुनिया के सामने कि गलवान झड़प में उसके सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान के भी कई व्यूअर्स से उन्होंने यही कहा था कि भारतीय सेना ने एक भी चीनी सैनिक को नहीं मारा और बल्कि उनके सैनिक घायल जरूर हुए होंगे, लेकिन भारत को बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हुई। लेकिन अब ये खबर ऐसे ही लोगों के लिए है जिसमें ग्लोबल टाइम्स ने ये बात एक्सेप्ट की है कि उसके जवान मारे गए। हालांकि कितनी संख्या में मारे गए इस बारे में उसने जानकारी नहीं दी। जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लोबल टाइम्स चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक अखबार है जिसे पीपल्स डेली के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया है जिसमें एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि झड़प के दौरान भारत ने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया था। अभी हाल ही में अमेरिका की द वीक में रिपोर्ट छपी थी जिसमें करीबन 60 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर प्रकाशित हुई थी और यही नहीं, इसके बाद जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीवो, उसमें भी कम से कम 100 सैनिकों की खबर भी दिखाई दे रही है, जो कि साबित करती है कि चीन अपने देश के सैनिकों का सम्मान तो नहीं करता और ऑफिशियली ये नहीं बताता है कि उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 की जो रिपोर्ट है वो अमेरिका की तरफ से आई है और हो सकता है कि यहाँ पर जो 100 खबरें दिखाई गई थी ये उन्हीं चीनी सैनिकों की होगी जो कि गलवान घाटी में मारे गए थे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है एरो इंडिया को लेकर। कोविड-19 महामारी की वजह से दुनिया भर में कई हवाई शोज रद्द हो चुके हैं और अब ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के साथ आगे बढ़ने में तेजी दिखाई है। साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि अप्रैल में एयरफोर्स स्टेशन यलहंका ही एरो इंडिया 2021 का स्थान होगा और रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही एयर शो के लिए रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया है और 5 दिनों के इस शो में यानी कि 3 से 7 फरवरी के बीच जो आयोजित होगा ये शो, उसके लिए करीबन 36 कंपनियों ने पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। पंजीकरण करने वालों में अधिकांश भारतीय रक्षा और एरोस्पेस की कंपनियां हैं जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के मिश्रण के साथ है।
6 विदेशी देशों की कंपनियों ने भी इसमें हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका की एरोस्पेस की प्रमुख बोइंग, रूस के रोसबोरन एक्सपोर्ट, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड, फ्रांस की MBDA आदि इसके पार्टिसिपेंट रहेंगे। दरअसल सभी को मालूम है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए 100 से ज्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए ग्लोबल कंपनी से बात कर रहा है। अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना सबमरीन कम्युनिकेशन फैसिलिटी को स्थापित करने वाली है, जिसमें परमाणु रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बियां भी शामिल है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के लिए लगभग 2600 एकड़ जमीन की पेशकश की है। उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री मेघपति गौतम रेड्डी के अनुसार उन्होंने अभी हाल ही में नौसेना के साथ मीटिंग की है, जिस पर इस बात को लेकर काफी विस्तृत चर्चा हुई है। रेड्डी ने बताया कि ये अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे नौसेना देख रही है, और डोनाकोडा में प्रस्तावित रक्षा क्लस्टर जहां पर इसकी स्थापना की जा सकती है, और इसी जगह पर भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीतिक एयरबेस की स्थापना के लिए इस जगह को चुना है। साथ ही रेड्डी ने कहा कि सरकार विशाखापट्टनम जिले के रामबल्ली में नौसेना के अल्टरनेटिव ऑपरेशनल बेस यानी कि AOB की स्थापना में जो कुछ बाधाएं आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठा रही है। रामबल्ली में एक बंदरगाह के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, जो बड़े पैमाने पर अल्टरनेटिव ऑपरेशनल बेस को पूरा करता है। अगली खबर लद्दाख को लेकर आ रही है। दरअसल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन एक बहुत बड़ा छलावा कर रहा है। पैंगोंग पर जो भी उसकी हलचल है वो छलावा है, लेकिन उसकी डेप्सांग पर नजर बनी हुई है। आखिर ड्रैगन चाहता क्या है, ये समझना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पैंगोंग में ताजा विवाद के बीच अब एक्सपर्ट एक और आशंका जता रहे हैं। चीन की हरकतों से वाकिफ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हो सकता है कि पैंगोंग में चीन की हिमाकत सिर्फ दिखावा हो और उनका मुख्य टारगेट डेप्सांग हो। डेप्सांग इलाका लद्दाख में ही पैंगोंग से करीबन 322 किलोमीटर दूर है। डेप्सांग लद्दाख का वो इलाका है जहां चीन अप्रैल महीने से भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने से रोक रहा है। खबरों के मुताबिक एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से ये बात सामने आई है कि यहाँ हाल के सालों में भारत ने कोई जमीन नहीं गंवाई, लेकिन भारतीय जवान करीब 10 से 15 सालों से अपने इस बड़े भूभाग के हिस्से पर नहीं पहुंच पाए हैं। खबरों की माने तो रक्षा मामलों के जानकार इस बात को लेकर टेंशन में है कि कहीं पैंगोंग झील के इलाके और दूसरे निचले इलाकों पर विवाद पैदा करके भारत का ध्यान डेप्सांग से हटाने की चीन कोशिश तो नहीं कर रहा। ये चिंता लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों ही बयानों में लद्दाख के ताजा विवाद का जिक्र किया। उन्होंने डेप्सांग पर वैसे कोई बात नहीं की, न ही उसका जिक्र किया, जबकि यहाँ भी भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग को चीन ने अप्रैल से ही रोकने की कोशिश शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि डेप्सांग क्यों काफी महत्वपूर्ण है चीन के लिए। इस इलाके को लेकर चीन की ज्यादा चिंता बढ़ी है। दरअसल डेप्सांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से चीन का वेस्टर्न हाईवे G129 काफी नजदीक है। ये हाईवे तिब्बत को शिंजियांग प्रांत से जोड़ता है, और यहाँ चीन ने बॉर्डर पार हजारों जवान तैनात किए हैं, जिनके पास टैंक और आर्टिलरी गन है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये भी हो सकता है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कहना उनका ठीक है, क्योंकि डेप्सांग पर बहुत बुरी नजर है इस वक्त चीन की, और वो चाहता है कि पैंगोंग में भारतीय सेना को इंगेज किया जाए, लेकिन डेप्सांग पर एक बड़ा हमला वो करने की साजिश में है। वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी चीन को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पैंगोंग झील में चीनी सेना ने अपनी टाइप 928D अटैक बोट्स डिप्लॉय की हैं, जो लगातार गश्त कर रही हैं। ये बोट्स न केवल चलने में तेज है, बल्कि इनकी फायर पावर भी जबरदस्त है। चीन ने LAC के उस पार लगभग 18 की संख्या में इन बोट्स को तैनात किया हुआ है। हाई स्पीड से चलने वाली इन पेट्रोलिंग बोट्स में छोटे और मध्यम दूरी की मार करने वाले हथियार भी तैनात है। उनकी ये बोट्स अभी LAC के चीन वाले इलाके में ही गश्त कर रही हैं। खबरों की माने तो चीन की टाइप 928D पेट्रोल बोट स्वीडिश CB90 की तरह ताकतवर है। इससे पहाड़ी झीलों में चीन की सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। चीन ने इसे सबसे पहले जुलाई 2019 में पैंगोंग झील में तैनात किया था। भारत के साथ जब सीमा विवाद बढ़ने लगा तो चीन इन बोट्स की मदद से भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि टाइप 928D पेट्रोल बोट है, जो लगभग 45 फीट लंबी होती है। इसका बीम 13 फीट है और 295 हॉर्स पावर के 3 मोटर्स लगे हैं, जिसमें ये बोट पानी में 38.9 समुद्री मील की अधिकतम गति से चल सकती है, और इसमें करीबन 11 सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें प्रमुख हथियार के रूप में 12.7 mm की एक हैवी मशीन गन लगी हुई है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। इसरो के अनुसार 2019 से 2020 के दौरान जो 12 सैटेलाइट्स बनाए गए थे, उनमें से अब 4 सैटेलाइट पूरी तरह से तैयार हैं लॉन्च होने के लिए। दरअसल 2019 से 2020 के दौरान 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का फैसला लिया गया था, जिनमें से 8 लॉन्च हो चुके हैं और 4 श्रीहरिकोटा के रॉकेट पोर्ट में लॉन्च और ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि
4 उपग्रहों में से GSAT-1 श्रीहरिकोटा में रॉकेट बंदरगाह पर लॉन्च के लिए तैयार है। अन्य 3 उपग्रह जिसमें माइक्रोसैट 2A, GSAT-12R और राइसैट 2BR-2 रॉकेट पोर्ट के लिए शिपमेंट के लिए तैयार है। 5 मार्च 2020 के लिए GSAT-1 उपग्रह का प्रक्षेपण तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया था। इसरो के अनुसार कि इन सैटेलाइट्स को बनाने की चुनौती ये है कि ये सभी उपग्रह जो हैं वो अलग अलग हैं और एक समान नहीं है। आपको बता दें कि भारत के इस वक्त अंतरिक्ष में 52 सैटेलाइट्स हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।